नमस्कार। आप सभी भावी अध्यापकों को एवं मेरे भाइयों और बहनों, प्रिय मित्रों को, आइए आज एक ऐसे दमदार टॉपिक की ओर चल रहे हैं, एक ऐसे शानदार टॉपिक की ओर चल रहे हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को, सभी शिक्षक भर्ती की परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है। और इस टॉपिक को पढ़ने में आप आलस्य बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इस टॉपिक को यदि आप छोड़ देंगे तो समझ लीजिए कि आपने अपने हाथ से 4-5 अंक गंवा दिए। तो इसलिए इस टॉपिक को आप समझिए, देखिए और नोट डाउन करते जाइए, इसे आप लिखते जाइए। आइए इसे एक संगीत के माध्यम से शुरू करूंगा। पहले एक संगीत छोटा सा प्रस्तुत करूं, इसके बाद इस टॉपिक को शुरू करते हैं। एक बार क्या होता है कि भगवान राम का एक बहुत अच्छा भक्त और क्या करता है कि भोजन परुष करता है और भोग लगाता है, और भोग लगाते समय एक छोटा सा गीत गाता है, प्रेम पूर्ण भाव से मग्न होकर, भाव में मग्न होकर के गीत गाता है कि राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अरे राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अरे आचमनी और ध्यान आरती यहाँ यही मेहमानी, आचमनी और ध्यान आरती यहाँ यही मेहमानी। अरे खाओ प्रेम से रूखी रोटी, पियो नदी का पानी, राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। कि लक्ष्मण राम आइए, प्रभु राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। चलिए अपने आराध्य श्री राम जी को नमन करते हुए मैं अपने टॉपिक की शुरुआत करता हूं। तो आज का मेरा टॉपिक है, आज का टॉपिक मेरा है जीन पियाजे का। जैसा कि आपने हेडिंग से ही देख रहे होंगे कि जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यदि आप इस टॉपिक को छोड़ देते तो समझिए कि आपने अंक गंवा दिए हैं। तो आइए इस टॉपिक को शानदार तरीके से पढ़ते हैं। और बाल विकास मनोविज्ञान के अंदर ये आता है टॉपिक जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। पहले तो ये समझिए कि जो विकास है, विकास को कई वैज्ञानिकों ने विकास की अवस्थाओं को अपने अनुसार क्या किया, बताया। आपने साधारणतः सुना होगा कि विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं। पहली गर्भावस्था, दूसरी हो गई आपकी शैशवावस्था, बाल्यावस्था, इसके पश्चात आती है किशोरावस्था। किशोरावस्था आ गई, ठीक है ना। तो कौन कौन सी हो गई, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, है ना। पहले गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। अब इन अवस्थाओं को सभी वैज्ञानिकों ने अपने अपने अनुभवों के आधार पर क्या किया है, विभाजित किया है ना। तो कार्ल एंड्रूस ने अलग उस पे विभाजित किया है, हरलॉक ने अलग विभाजित किया है। इसी प्रकार से जीन पियाजे ने भी विकास को अपने अनुभवों के आधार पर विभाजित किया है। तो उसी विकास के विभाजन को मैं आज आपको बताता हूं। और सर्वप्रथम आप ये समझिए, मैं विकास विकास चिल्ला रहा हूं, जब आप यही नहीं समझेंगे कि विकास है क्या, तो आप जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत को कैसे समझ लेंगे। तो पहली बात तो ये समझिए कि जो वृद्धि और विकास का चैप्टर है, वृद्धि और विकास के चैप्टर को, वृद्धि क्या होती है कि वृद्धि एक, जैसे ही आपकी आयु बढ़ती है आपके शारीरिक अंगों में क्या होता है, शारीरिक अंग भी आपके बढ़ने लगते हैं, हाथ पांव बढ़ते हैं, आपकी लंबाई बढ़ती है। और वृद्धि एक निश्चित एज तक ही बढ़ती है, एक निश्चित एज के बाद आपकी वृद्धि क्या हो जाती है, बंद हो जाती। लेकिन विकास क्या है, विकास गुणों में होने वाला परिवर्तन है, व्यवहार का परिवर्तन है और चहुमुखी परिवर्तन है। यानी विकास किसी एक दृष्टि को देख करके, एक क्षेत्र को देख करके हम विकास की संकल्पना को स्पष्ट नहीं कर सकते हैं। विकास आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है ना। विकास निरंतर चलता है और जो वृद्धि होती है कुछ समय पश्चात क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। तो विकास का क्षेत्र क्या है, दीर्घ है, और जो संकुचित व्यापक है। विकास आपका क्या है, व्यापक है, और वृद्धि एक संकुचित अवधारणा है। तो चलिए आज चलते हैं संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की ओर। तो पहले देखिए कि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को कितने भागों में बांटा है। पहले तो आप ये समझिए कि मैं जीन पियाजे के बारे में बताना चाहूंगा कि जीन पियाजे जो थे तो स्विट्जरलैंड
जीन पियाजे 20वीं शताब्दी में स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। इसके पश्चात क्या होता है कि जब आपने देखा कि जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे, इसके बाद आपका आ जाता है कि जीन पियाजे ने क्या किया, जीन पियाजे ने अपने ही बच्चों पर अध्ययन करके, अपने ही बच्चों पर प्रयोग करके क्या किया, मनोविज्ञान को आगे बढ़ाया। तो ये पूछ लिया जाता है आपसे एग्जाम में कि जीन पियाजे कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, तो जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। और इन्होंने अपने ही बच्चों पर क्या किया, अपने ही बच्चों पर प्रयोग करके मनोविज्ञान को आगे बढ़ाया, मनोविज्ञान को आगे बढ़ाया। इन्होंने पहली बार सन 1923 में 1923 में क्या किया, 1923 में इन्होंने लेबोरेटरी स्कूल की स्थापना की। किसकी, 1923 में लेबोरेटरी स्कूल की स्थापना की। लेबोरेटरी स्कूल की स्थापना की। इन्होंने लेबोरेटरी स्कूल की स्थापना की। इसके बाद आता है कि इन्होंने एक अच्छी बुक का, एक पुस्तक का इन्होंने क्या किया, प्रकाशित किया। इन्होंने अपनी ही एक पुस्तक का प्रकाशित किया। इस पुस्तक को मैं बताता हूं, चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें थोड़ा सा, इसके बाद मैं अगले टॉपिक पर चलता हूं। आपकी पुस्तक का नाम था, आपकी पहली पुस्तक का नाम था द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ चाइल्ड। द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड। पूछ लेगा बुक का नाम लेकर के कि यह बुक किसके द्वारा दी गई है, यह बुक किसके द्वारा दी गई है। तो यह बुक दी गई है किनके द्वारा, जीन पियाजे जी के द्वारा दी गई है। किनके द्वारा दी गई है, जीन पियाजे जी के द्वारा इस बुक का क्या किया गया था, प्रकाशन किया गया था। इसके बाद आइए चलते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक अपना क्या है कि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को कितने भागों में बांटा। तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को 4 भागों में बांटा। पहला देखिए, सभी लोग जानते होंगे, पहला संवेदी पेशी अवस्था कहते हैं, इसी को इंद्रिय जनित गामक अवस्था कहते हैं, इसी को संवेदी गात्मक अवस्था कहते हैं। सेकंड होती है पूर्व क्रियात्मक अवस्था, है ना, पूर्व क्रियात्मक अवस्था, स्थूल क्रियात्मक अवस्था। इसके बाद आती है आपकी थर्ड आती है, कौन सी आती है, मूर्त क्रियात्मक अवस्था। इसके बाद आती है अमूर्त क्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो पहली है संवेदी गात्मक अवस्था। इसी अवस्था को क्या कहते हैं, संवेदी पेशी अवस्था, इंद्रिय जनित गामक अवस्था। इसका समय है 0 से 2 वर्ष। इसके बाद आपका आता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसका टाइमिंग क्या है, 0 से 2 से 7 वर्ष। इसके बाद आपका आता है मूर्त क्रियात्मक अवस्था। इसी को अपन क्या बोलते हैं, इसे 7 से 11 वर्ष तक, इसका टाइमिंग है 7 से 11 वर्ष तक। चौथा है अमूर्त क्रियात्मक अवस्था।
अमूर्त क्रियात्मक अवस्था, इसका टाइमिंग है 11 वर्ष के बाद, 11 वर्ष के बाद। अच्छा, जो अमूर्त क्रियात्मक अवस्था, इसी को अपन क्या बोलते हैं? औपचारिक क्रियात्मक अवस्था। औपचारिक क्रियात्मक अवस्था। जो मूर्त क्रियात्मक अवस्था है, मूर्त क्रियात्मक अवस्था को अपन क्या बोलते हैं? औपचारिक क्रियात्मक अवस्था भी बोलते हैं। और इसका भी समय क्या रहता है? 11 वर्ष से ओवर रहता है, 11 वर्ष से ओवर रहता है। अब चलिए देखते हैं, पहला तो ये हो गया, विभाजन हो गया। विभाजन के बाद अपन देखते हैं कि इन विभाजन की अवस्थाओं की विशेषताएं क्या क्या है। कैसे पता चलेगा कि संवेदीगात्मक अवस्था में बच्चे में क्या क्या होता है, क्या परिवर्तन होते हैं, इसकी क्या विशेषताएं हैं। तो आइए चलते हैं इनकी। पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। संवेदीगात्मक अवस्था 0 से 2 वर्ष, दूसरा है पूर्व क्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, तीसरा मूर्त क्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, चौथा है अमूर्त क्रियात्मक अवस्था अर्थात औपचारिक क्रियात्मक अवस्था। मैंने इसे बताया आपको कि इसे संवेदी पेशीय भी बोला जा सकता है, संवेदी पेशीय। इसी को इंद्रिय जनित गामक अवस्था, इंद्रिय जनित गामक अवस्था। भैया पूछ लेता है आपसे कि बताइए इंद्रिय जनित गामक अवस्था की एज क्या है? तो 0 से 2 वर्ष। इनसे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बनते हैं, इसलिए कृपया ध्यान से देखें और एक ध्यान से और पूरा वीडियो देखें, तब आपके समझ में यह आएगा। और चलिए चलते हैं अगले टॉपिक की ओर चलते हैं और इन्हीं की क्या बताते हैं आपको, विशेषताएं बताते हैं कि विशेषताएं क्या होती हैं। पहला तो आप ये समझिए कि पहली अपनी है संवेदीगात्मक अवस्था। संवेदीगात्मक अवस्था में क्या होता है कि बच्चा संवेदनाओं के माध्यम से सीखता है। कोई भी चीज है, बच्चा जो भी शिक्षा ग्रहण करता है संवेदनाओं के माध्यम से। अब भैया संवेदना क्या है? संवेदनाएं ही नहीं पता कि संवेदना क्या है। अरे सीधी सी बात, संवेदना कैसे होती? संवेदना, संवेदी अंग क्या है? संवेदना पढ़ने से पहले आप समझिए संवेदी अंग क्या है। जब बच्चा आंख, कान, त्वचा, नाक इत्यादि के माध्यम से छू करके, किसी भी चीज को स्पर्श करके, है ना, इन सब चीजों से स्पर्श करके, देख करके, सुन करके, यही तो संवेदनाएं हैं। देखना, सुनना, स्पर्श करना, ये संवेदना कहलाती हैं। अब जब बच्चा इन संवेदी अंगों को, आंख, कान, त्वचा, नाक, इनको संवेदी अंग कहते हैं। और जब बच्चा संवेदी अंग की सहायता से क्या करता है? संवेदनाओं को ग्रहण करता है, संवेदनाओं के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करता है, तो उसे ही क्या कहते हैं? संवेदीगात्मक अवस्था में आ जाता है। तो बच्चा इसमें क्या करता है? संवेदनाओं के माध्यम से, संवेदनाओं के माध्यम से सीखता है, माध्यम से सीखता है। सेकंड है आपका कि बच्चा आंख, कान, त्वचा, नाक इत्यादि के माध्यम से, इत्यादि से सीखता है। मतलब इन संवेदी अंगों की, इन्हें क्या कहते हैं? संवेदी अंग कहते हैं। क्या कहते हैं? संवेदी अंग। संवेदी अंग के माध्यम से ही जब बच्चा सीखता है और संवेदनाओं के द्वारा बच्चा सीखता है, तो इसे ही क्या कहते हैं? ये किसमें आता है? संवेदीगात्मक अवस्था में। इसका तीसरा गुण होता है वस्तु स्थायित्व का गुण पाया जाता है। इस अवस्था में क्या पाया जाता है? वस्तु स्थायित्व का गुण पाया जाता है, स्थायित्व का गुण। अब आप लोग लिख लीजिएगा और या फिर समझ लीजिए कि वस्तु स्थायित्व का गुण क्या होता है। कि आप देखते हैं कि बच्चा जब छोटा होता है तो अपन कोई भी चीज यदि छिपा देते हैं तो उस वस्तु को खोज लेता है, तो इसे ही क्या कहते हैं? वस्तु स्थायित्व का गुण कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछ लेता है आपसे एग्जाम में कि बताइए वस्तु स्थायित्व का गुण पाया जाता है, किस अवस्था में पाया जाता है? संवेदीगात्मक अवस्था में पाया जाता है, औपचारिक अवस्था में पाया जाता है, या फिर पूर्व क्रियात्मक अवस्था में पाया जाता है? तो आपका फटाक से आंसर आपका होना चाहिए, क्या होना चाहिए? कि संवेदीगात्मक अवस्था में वस्तु स्थायित्व का गुण पाया जाता है। तो आइए चलते हैं अब अगले टॉपिक की ओर। सेकंड टॉपिक है पूर्व क्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था।
पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, 2 से 7 वर्ष। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला आपका हो जाता है क्या, प्राक संक्रियात्मक अवस्था, प्राक संक्रियात्मक। दूसरा अंतर्दर्शी, कौन सा, अंतर्दर्शी अवस्था। ये होता है 2 से 4, ये होता है 4 से 7, 4 से 7 वर्ष, है ना। तो इसमें अब देखिए प्राक संक्रियात्मक में क्या क्या पाया जाता है। पहला होता है जीववाद, जीववाद। दूसरा होता है अहम केंद्रिता, अहम केंद्रिता। तीसरा होता है अपलटावीपन का, अपलटावीपन का गुण, का गुण। चौथा होता है केंद्रीयकरण, केंद्रीयकरण। इधर क्या होता है, प्रत्याक्षात्मक चिंतन, प्रत्याक्षात्मक चिंतन। इसका आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद मैं आपको प्राक संक्रियात्मक अवस्था के बारे में बताता हूं। अब सभी के बारे में एक बार पहले मैं बता देता हूं और लिखाते भी जाऊंगा। पहला देखिए जीववाद। जीववाद किसे कहते हैं, जब बच्चा किसी निर्जीव वस्तु को भी क्या मानता है, सजीव मानने लगता है। जैसे बच्चा छोटे में खेल खिलौने से खेलता है, खिलौने खेलता है, और वह एक प्लास्टिक के हाथी को भी क्या कहता है, अरे पापा पापा हटो मेरा हाथी आ रहा है, पापा हटो मेरी बिल्ली आ रही है। मतलब क्या है, वह निर्जीव वस्तुओं को भी क्या मान रहा है, सजीव मान रहा है। इसके बाद क्या होता है, आपका आ जाता है अहम केंद्रिता का भाव। अहम केंद्रिता, अहम केंद्रिता, आत्म केंद्रिता क्या कहलाता है, जब बच्चा कोई भी क्रियाएं करता है और वह उनमें यह मानता है कि जो मैं कर रहा हूं वही सही है ना। उसके अंदर अहम का भाव आ जाता है कि जो मैं कह रहा हूं, जो मैं बोल रहा हूं, मात्र वही सही है। तो इसे ही अपन क्या बोलते हैं, अहम केंद्रिता बोलते हैं। इसके बाद आपका आता है अपलटावीपन का गुण। अपलटावीपन का गुण क्या होता है, बच्चा क्या करता है, उलटना पलटना नहीं जानता है। उसे सीधे से मतलब जैसा हम बता देंगे वैसा बच्चा समझ जाएगा। चौथा गुण क्या कहलाता है, केंद्रीकरण का गुण कहलाता है कि संपूर्ण क्षेत्र की विशेषताओं को छोड़ते हुए वह मात्र एक ही क्षेत्र पर क्या करता है, अपना ध्यान केंद्रित करता है। उसे ही क्या कहते हैं, अपन क्या कहते हैं, केंद्रीकरण कहते हैं। केंद्रीकरण में क्या आ जाता है, जैसे मान लीजिए आप बाजार गए और बाजार जाने में बच्चा अभी आपके साथ है तो उसका ध्यान खिलौने में जाएगा, ना कि अन्य वस्तुओं पर जाएगा। इसे ही केंद्रीकरण कहते हैं। आइए चलते हैं इनके बारे में। और अंतर्दर्शी प्रत्यक्षात्मक चिंतन, प्रत्यक्षात्मक चिंतन को आप यहीं पढ़ लीजिए कि इसमें बच्चा क्या करता है, बच्चा संक्रिया सीखता है, संक्रियाएं करना सीखता है, जोड़ घटाना गुणा भाग इत्यादि। आइए इनको लिखते जाइएगा आप। प्राक संक्रियात्मक अवस्था में 2 सेकंड का टाइम नहीं, चलिए ठीक है। जीववाद, पहली हेडिंग डालिए जीववाद। जीववाद में क्या होता है, जीववाद में बच्चा निर्जीव वस्तुओं को भी, निर्जीव वस्तुओं को भी सजीव मानता है, सजीव मानता है। बच्चा निर्जीव वस्तुओं को भी सजीव मानता है। इसके बाद अहम केंद्रिता, अहम केंद्रिता या आत्म केंद्रिता। इसमें क्या होता है, सबसे पहले चलिए आप इसको लिखिए थोड़ा सा, और इसके बाद आत्म केंद्रिता। बच्चा विभिन्न क्रियाकलापों को
करता है तथा वह यह मानता है कि जो मैं कर रहा हूं मात्र वही सही है। मतलब बच्चा क्या करता है कि बच्चा सीधी सी बात है कि जो वह करता है, जो वह क्रियाकलाप करता है, जो भी वह खेल खेलता है, मात्र वह अपनी ही बातों को सही मानता है। इसे ही क्या कहते हैं? अहम केंद्रिता या आत्म केंद्रिता कहते हैं। क्या कहते हैं? अहम केंद्रिता या आत्म केंद्रिता कहते हैं। इसके बाद आता है आपका इसका थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेने के बाद देखिए, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में मैंने बताया कि अपलटावीपन का गुण पाया जाता है। अपलटावीपन का गुण होता है कि बच्चा उलटना पलटना नहीं जानता है। बच्चा किसी भी वस्तु को उलटना पलटना नहीं जानता, ना किसी संख्या को उलटना। यदि उसे समझाया जा रहा है 4 + 3 7 तो 7 ही समझता है। 10 - 3 = 7 वो नहीं समझता है। मान लीजिए बच्चे को 2 बीकर दिए गए हैं या डिब्बे दिए गए हैं, जिनमें बराबर मात्रा में, देखिए, समान आयतन के हैं और इनमें बराबर मात्रा में पानी भरा है। अब दोनों सकरे हैं। अब दोनों में बराबर मात्रा में पानी, बोला जाएगा कि बताओ दोनों में बराबर मात्रा में पानी है, तो बोलेगा हाँ। फिर एक चौड़ा बर्तन दे दिया जाएगा, पानी उतना ही रहेगा। चौड़ा बर्तन दे दिया जाएगा तो देखिए पानी उतना ही है, इसमें चौड़े बर्तन में कम दिखने लगता है। और एक ये जो सकरा डिब्बा है, उतना ही पानी इसमें है, उतना इसमें है। यदि पूछा जाएगा बच्चे से कि बताइए इसमें दोनों में मात्रा पानी की समान है, तो इधर बच्चे का उत्तर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बच्चा नहीं जानता है कि क्या होता है कि अपलटावीपन का गुण बच्चे के अंदर पाया जा रहा है। वो उलटना पलटना नहीं जान रहा है। इसके बाद आपका आता है केंद्रीयकरण। केंद्रीकरण में क्या होता है कि बहुत सारे क्षेत्र को छोड़ करके बच्चा क्या करता है? एक ही क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करता है। लिख लीजिएगा इसको कि बहुत सारे क्षेत्र को छोड़ करके, बहुत सारी विशेषताओं को छोड़ करके बच्चा एक ही क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करता है। इसे ही क्या कहते हैं? केंद्रीकरण कहते हैं। इसमें उदाहरण लिख लीजिए कि जब बच्चे को बाजार ले जाया जाता है तो वह सभी क्षेत्रों को छोड़ करके क्या करता है? उसका ध्यान मात्र खिलौने पर ही जाता है। चलिए थर्ड टॉपिक आता है। और दरअसल बात क्या है, मैं जल्दबाजी में इसलिए पढ़ा रहा हूं थोड़ा सा, क्योंकि मेरा वीडियो आधे घंटे से ऊपर अभी नहीं बन सकता है और मैं आधे घंटे में ही काफी चीज कवर करने की कोशिश करता हूं। थर्ड आता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। जैसा कि आपने देखा कि मूर्त का मतलब क्या होता है? मूर्त का मतलब होता है जिन वस्तुओं को हम देखकर, छूकर देख सकते हैं, मूर्त वस्तुओं को, है ना। मूर्त का मतलब ही होता है कि देखकर, छूकर जिन्हें अनुभव कर सकते हैं। तो इसमें बच्चा क्या करता है? मूर्त वस्तुओं को देखकर, छूकर मानसिक चिंतन कर सकता है। मानसिक चिंतन कर सकता है, चिंतन कर सकता है। फिर इसके बाद आता है आपका, इसी में आता है संरक्षण। संरक्षण मतलब बच्चा किन्हीं भी 2 वस्तुओं को उनकी विशेषताओं के आधार पर क्या कर सकता है? वर्गीकरण कर सकता है। किन्हीं 2 वस्तुओं को विशेषताओं के आधार पर वर्गीकरण कर सकता है। विशेषताओं के आधार पर वर्गीकरण कर सकता है, वर्गीकृत कर सकता है। इसके बाद आपका आता है, क्या आता है? इसमें बच्चे में इस अवस्था में क्या हो जाता है? विकेंद्रीकरण, मतलब केंद्रीकरण की अवस्था समाप्त हो जाती है। वह उसका ध्यान जैसे चारों तरफ भटकता एक ही उसमें रहता था, तो अब चारों तरफ उसका ध्यान जाता है। और क्या होता है? अब पलटावीपन का गुण भी इसमें समाप्त हो जाता है। पलटावीपन का गुण आ जाता है बच्चे में। क्या आ जाता है? पलटावीपन का गुण आ जाता है। मतलब वो यदि
अब उसे समझाया जाएगा कि 4 + 3 = 7 और 10 - 3 = 7, तो समझ जाएगा, है ना। तो पलटावीपन का गुण आ जाता है, पलटावीपन का गुण आ जाता है, पलटावीपन का गुण आ जाता है। इसे आप लोग थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लें और नोट डाउन करें। आइए चौथी अवस्था पर चलते हैं। चौथी अवस्था क्या होती है कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त का मतलब होता है जो दिखाई ना दे, है ना, जिसे हम देख नहीं सकते, जिसे छू नहीं सकते। तो बच्चा क्या होता है इस अवस्था में, अमूर्त वस्तु पर तार्किक चिंतन प्रारंभ कर देता है, जो वस्तु दिखाई नहीं देती उस पर सोचना विचारना प्रारंभ कर देता है। इसके बाद क्या होता है कि उद्देश्यपूर्ण, बच्चे का कोई भी यदि कुछ भी चीज सोचता है तो उसका एक निश्चित उद्देश्य रहता है, उस उद्देश्य के प्रति ही सोचता है वो, तो उद्देश्यपूर्ण चिंतन होता है। संप्रत्यय बिल्कुल स्पष्ट होता है, मतलब उसकी धारणाएं, उसकी सोच बिल्कुल, उसकी धारणा स्पष्ट होती है। किसी भी वस्तु विचार कोई भी चिंतन कर रहा है तो उसका जो है धारणा वो बिल्कुल स्पष्ट होती है। निगमनात्मक तर्कणा आ जाती है। निगमनात्मक तर्कणा मतलब जैसे बच्चे को किसी कोई भी टॉपिक दे दिया जाता है और उस टॉपिक को क्या कहा जाता है कि इस पर निबंध, मान लीजिए बच्चे को निबंध दे दिया गया, तो उस निबंध पर बच्चा सोच विचार करके अपने मन से तार्किक चिंतन करके बच्चा लिख सकता है, ये क्षमता इसमें आ जाती है। फिर इसके बाद समस्या समाधान की क्षमता, कोई भी समस्या बच्चे को दी जाती है उसका समाधान कर लेता है, तो इस अवस्था में क्या होता है, समस्या समाधान की क्षमता आ जाती है। सही क्रम में कार्य करने की क्षमता आ जाती है। सब देखिए क्रम से लिखे गए हैं और मेरा कैमरे के अंदर दिखाई न देना जो है कोई वो नहीं है। आप लोगों को ये समझ में आना चाहिए, जो मैं लिखा हूं ये समझ में आना चाहिए कि बच्चे को सही क्रम में कार्य करने की क्षमता विकसित हो जाती है ना। बच्चा कोई भी कार्य करता है तो वह एक निश्चित क्रम में कार्य को कर सकता है। उच्च स्तरीय ज्ञान मतलब अभी तक उससे निम्न स्तर का ज्ञान रहता था, उच्च स्तर का ज्ञान प्राप्त करना प्रारंभ कर देता, उसे उच्च स्तरीय ज्ञान होने लगता है। इसके बाद समझ का स्थानांतरण हो जाता है। बच्चा अपने पूर्व में सीखे हुए ज्ञान से आधार बनाकर, सीखे हुए ज्ञान को आधार बनाकर क्या कर लेता है, नए ज्ञान को अर्जित करना प्रारंभ कर देता है। मान लीजिए जैसे बच्चे से पहले जोड़ घटाना गुणा भाग आता है, अब बच्चा बोर्ड मास सीखने लगा, तो बच्चा क्या हो गया, पुराने ज्ञान को आधार बनाकर ही तो बोर्ड मास सीखा जा सकता है। बोर्ड मास उसने सीखा, है ना, बोर्ड मास के नियम वगैरह ये सब जो भी है सीखा है उसने। और देखिए ऐसी कल्पनाएं, और मैं सबसे आग्रह करूंगा और अनुरोध करूंगा कि यदि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, जहां पे आपको कंफ्यूजन हो रहा है वहां कमेंट करें, और क्या करें, चैनल को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे सभी बच्चों तक ये पहुंच सके। अब देखिए बच्चे में क्या होता है कि तार्किक चिंतन, जैसे मैंने कहा कि कल्पना करिए एबीसी एक त्रिभुज है तथा एडी एक लंब डाला गया है, तो बच्चे में ऐसी तार्किक क्षमता उत्पन्न हो जाती है कि वह कल्पना कर लेता है कि एबीसी एक त्रिभुज है और एडी एक लंब डाला गया है। ऐसे बच्चे में क्या हो जाती है, कल्पना वो करने लगता है, बच्चा कल्पना करने लगता है। तो इसे ही क्या कहते हैं, इस अवस्था की सभी विशेषताएं हैं और इन विशेषताओं को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं थोड़ा सा किनारे हूं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेने के बाद इनको आप पढ़िए और समझिए। एक बार फिर मैं आपको इसी को चर्चा करे दे रहा हूं कि अमूर्त वस्तु पर बच्चा तार्किक चिंतन करना प्रारंभ कर देता है ना। अमूर्त वस्तु जो दिखाई नहीं देती उस पर तार्किक चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। उसका चिंतन उद्देश्यपूर्ण होता है, उसका कोई लक्ष्य होता है, कोई उद्देश्य होता है। संप्रत्यय, उसकी धारणा बिल्कुल स्पष्ट होती है कि मेरे को क्या करना है, मैं किस लिए कर रहा हूं, ये उसको स्पष्ट हो जाता है। निगमनात्मक तर्कणा आ जाती है, बच्चा किसी भी टॉपिक पर अपने आप सोच करके लिख सकता है, मनन कर सकता है, चिंतन कर सकता है। समस्या समाधान की क्षमता आ जाती है, सही क्रम में कार्य करने की क्षमता आ जाती है, सही क्रम से कार्य कर सकता है, उच्च स्तरीय ज्ञान प्राप्त होने लगता है, समझ का स्थानांतरण कर लेता है, पूर्व ज्ञान से को आधार मानकर नए ज्ञान को क्या कर सकता है, नए ज्ञान को अर्जित करता है। किसी ने कहा है कि जो पानी से नहाएगा वो केवल लिबास बदलेगा, लेकिन जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा। तो आप लिख लीजिए कि यदि आप लोग ये अच्छे से आप इसको कंठस्थ कर लेते हैं, अच्छे से, यदि देखिए आप जो भी मैं वीडियो बनाता हूं, आप कृपया आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप उस वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको उसका अर्थ समझ में आएगा। और मैं फिर से कहूंगा कि चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें, जहां भी आपको समझ में नहीं आता कमेंट करें। जब मेरा पढ़ाया हुआ आपको बहुत अच्छे से समझ में आए तभी आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। और क्या करें, शेयर करें, शेयर जरूर करें, ना सब्सक्राइब करिए शेयर करिए ताकि दूसरे बच्चों तक पहुंच सके मैटर और वो अच्छे से अध्ययन कर सके। धन्यवाद आपका
जो है यह चैप्टर टॉपिक कंप्लीट होता है। और मैं थोड़ा सा इसके बारे में 1 सेकंड और बताना चाहूंगा यदि समय रहता है तो। एक बार आप लोग जो है पियाजे की जो संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं हैं, ये जो 4 अवस्थाएं हैं, इनको एक बार आप इंग्लिश में भी सुन लीजिए कि संवेदीगात्मक अवस्था जो 0 से 2 वर्ष तक होती है, इसे सेंसरी मोटर स्टेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेंसरी मोटर स्टेज कहा जाता है। सेकंड है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष तक होती है, इसे प्री ऑपरेशनल स्टेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्री ऑपरेशनल स्टेज कहा जाता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को जो 7 से 11 वर्ष तक होती है, इसे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहा जाता है। और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो चौथी अवस्था है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक फॉर्मल स्टेज कहा जाता है। तो इन चारों जो है, जो भी चारों आपकी ये अवस्थाएं हैं, इन चारों अवस्थाओं को आप लोग क्या करिए, लिखिए और नोट डाउन करिए। और नोट डाउन करने के पश्चात क्या करिए कि इनको आप लोग इंग्लिश में भी इसलिए मैंने बता दिया क्योंकि कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम के होते हैं जो बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पहला सेंसरी मोटर स्टेज, दूसरा प्री ऑपरेशनल स्टेज, तीसरा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, चौथा फॉर्मल स्टेज। इनको नोट डाउन करिए। और मैं फिर से एक बार निवेदन करूंगा कि चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। और जहां भी कंफ्यूजन होता है, जहां भी कोई डाउट होता है, तो आप कमेंट में नीचे लिख करके भेजें, उसका जरूर से जरूर हम आपको आंसर देंगे। और कोई भी समस्या और इससे संबंधित अपन क्वेश्चन भी कराएंगे। चैनल को शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाएं, जिससे इसका लाभ सभी को मिल सके। धन्यवाद।